नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, संभल हो या कोई अन्य जिला हो, किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं। संभल में बुधवार को मोहल्ला कोटगरवी में टंकी रोड पर कूड़े में पाकिस्तान और अमेरिका के खोखा और कारतूस मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ ही खुफिया इकाई भी हुई अलर्ट। देवेंद्र फडणवीस आज लेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ। तीसरी बार सीएम पद की लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी भी करेंगे शिरकत। संसद के दोनों सदनों में आज होंगे कई अहम विधायी कामकाज। लोकसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। राज्यसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर होगी चर्चा। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। कहा, महाकुंभ की दिव्यता भव्यता को दूरदर्शन और आकाशवाणी देश दुनिया तक पहुंचाएगा। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अधिकारियों के साथ बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि संभल हो या कोई अन्य जिला हो, किसी को भी अराजकता फैलाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। संभल का एक भी दंगाई बख्शा नहीं जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संभल में बुधवार को एलआई ने दिन भर जामा मस्जिद के पीछे वाली सड़क पर मेटल डिटेक्टर की मदद से नाले नालियों में और कारतूसों की तलाश की। मोहल्ला कोटगरवी में टंकी रोड पर कूड़े में पाकिस्तान और अमेरिका के खोखा और कारतूस मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के साथ ही खुफिया इकाई भी अलर्ट हो गई है। बुधवार को एलआईयू ने दिन भर जामा मस्जिद के पीछे वाली सड़क पर मेटल डिटेक्टर की मदद से नाले नालियों में और विदेशी कारतूसों की तलाश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा है। अन्य एजेंसियां भी इस मामले में निगाह रख रही हैं। हापुड़ जनपद में कल्की पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के संभल दौरे पर कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संभल जाने से पहले बांग्लादेश भी कुछ समय निकाल कर जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष संभल पर राजनीति कर रहा है। बुधवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने संभल जाने का प्रयास किया, जिनको गाजीपुर बॉर्डर से वापस दिल्ली भेज दिया था। इसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि राहुल गांधी को एक बार समय निकालकर बांग्लादेश भी जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता सचिन चौधरी ने दावा किया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेता कल 6 दिसंबर को संभल जाएंगे। देखिए, राहुल गांधी जी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा है। संभल में दंगा फैलाने के लिए, संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें। और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश भी जाए। 6 तारीख में जाएंगे। आज प्रशासन ने जाने नहीं दिया। राहुल जी ने अकेले जाने की बात की थी, लेकिन आज अकेले भी नहीं जाने दिया। 6 तारीख में दोबारा प्रशासन से बात की गई है। 6 तारीख में संभल जाएंगे। गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ अखिल भारतीय प्राइज मनी कबड्डी प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया। फाइनल मैच में उत्तर प्रदेश की टीम ने कड़े और रोमांचक मुकाबले में आंध्र प्रदेश की टीम को 54-52 के अंतर से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। मुख्यमंत्री ने विजेता यूपी टीम को सरकार की तरफ से ट्रॉफी और 2 लाख रुपए और उपविजेता आंध्र प्रदेश को ट्रॉफी और 1 लाख का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस कबड्डी प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार खेल से जुड़ी निजी संस्थाओं को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए खेल नीति में संशोधन भी किया गया। प्रदेश सरकार में अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां दे चुकी हैं। हम लोगों ने अब प्रदेश के अंदर
निजी संस्थाओं को जो स्पोर्ट्स एकेडमी संचालित करते हैं उन्हें शासन के स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए भी अपनी नीति में संशोधन किया और संशोधन करने के साथ साथ यह भी सुनिश्चित किया कि हम उन्हें तो सहायता देंगे ही, साथ साथ जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में या फिर नेशनल गेम्स में मेडल जीतेंगे प्रदेश के लिए, देश के लिए, उन्हें हम उत्तर प्रदेश शासन की नौकरियों में सीधे भर्ती से लेकर के स्पोर्ट्स कोटे से उनके लिए अलग से व्यवस्था देकर के उनकी भर्ती करेंगे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 500 से अधिक ऐसे खिलाड़ियों को हम लोगों ने स्पोर्ट्स विभाग में, युवा कल्याण विभाग में, पुलिस विभाग में, परिवहन विभाग में, अन्य तमाम विभागों में लेकर के उनके कैरियर के प्रति उन्हें आश्वस्त किया है। 4 दिवसीय रामायण मेले का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 5 से 8 दिसंबर तक सरयू तट स्थित रामकथा पार्क में गीत, संगीत व आध्यात्म की त्रिवेणी प्रवाहमान होगी। सीएम 11 बजे रामायण मेले का उद्घाटन करेंगे। सीएम करीब 2 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। इस दौरान वे हनुमानगढ़ी व रामलला के दरबार में भी हाजिरी लगाएंगे। जानकी महल ट्रस्ट में चल रहे विवाहोत्सव में भी सीएम के शामिल होने की संभावना है। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम आने के 13 दिन बाद आज नई सरकार का गठन होगा। शपथ ग्रहण समारोह शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। साथ ही देश भर के साधु संत भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं। महायुति गठबंधन 230 सीटों पर भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कराकर आया, जहां देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के रूप में और एकनाथ शिंदे शिवसेना, अजित पवार एनसीपी उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। चलिए समाचारों में आगे बढ़ते हैं। कुछ और समाचारों का रुख कर लेते हैं। झारखंड मंत्रिमंडल विस्तार पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा कि सभी के प्रयास से सरकार बनी है, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना होगा। सभी लोग मिलकर हेमंत सोरेन के साथ राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के सपने को पूरा करेंगे। इस कार्यकाल में झारखंड और आगे बढ़ेगा और अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचेगा। देखिए, चूंकि गठबंधन की सरकार है तो जितनी भी पार्टियां हैं सब लोग अपने अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और निश्चित रूप से सब लोग उसमें कोशिश यही करेंगे कि सभी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले। और जो मूल मकसद है इस झारखंड को आगे ले जाना, निश्चित रूप से सब लोग मिलकर माननीय हेमंत सोरेन जी के उस सपने को पूरा करेंगे जो उन्होंने कहा था कि इस राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। तो उसमें सब लोग अपना सहयोग देंगे, पूरी उम्मीद है हमें, और झारखंड बहुत आगे इस कार्यकाल में और आगे बढ़ेगा। नौ तारीख को विधानसभा का सत्र बुलाया है, तो उसमें जो आगे की कार्रवाई वो उसमें चलेगी। तो इसलिए आप सबको बधाई, झारखंड वासियों को बधाई, पत्रकारों को बधाई, कारकुनों को बधाई कि इतने खुश असलूबी के साथ झारखंड का चुनाव इख्तिताम पर आ रहा है, अंतिम चरण पर आ रहा है। आगे अब सरकार की ड्यूटी है कि वो लोगों का काम करे, और नाम राजभवन बता देगा, मुख्यमंत्री जी रिकमेंड करेगा, वहाँ से जिसको कॉल आएगा आपको अभी रात 10-11 बजे तक सबको पता चलेगा। खुशियाँ चेहरे पर जिन पर मिलेगी वो आपको खुद बोलेंगे भैया मेरी कॉल आ गई। अब ये मेरा प्रोरोगेटिव नहीं है कि मैं यहाँ पर बताऊँ कि कौन ओथ लेने वाला है, खासकर हमारी पार्टी से। तो वो मुख्यमंत्री जी आगे रिकमेंड करेंगे और राजभवन से नाम आएंगे। कल 12 बजे आप सबको देखोगे। समाचारों में वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान,
2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख कर लेते हैं। संसद के दोनों ही सदनों में आज कई अहम विधेयक चर्चा और पारित करने के लिए रखे जाएंगे। लोकसभा में आज रेल संशोधन विधेयक 2024 पर चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक को पारित किए जाने के लिए पेश किया था। विधेयक के माध्यम से रेल अधिनियम 1989 में संशोधन किए जाएंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इस विधेयक के माध्यम से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन किए जाएंगे। साथ ही राज्यसभा में आज भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर भी चर्चा होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को चर्चा के लिए पेश करेंगे। विधेयक में विमान की डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के नियमन और नियंत्रण और साथ ही उससे संबंधित मामलों में परिवर्तन का प्रस्ताव है। इससे पहले कल राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों पर बयान दिया था और बॉयलर विधेयक 2024 को चर्चा के बाद पारित कर दिया था। आज इस विधेयक से जुड़ी जानकारी को लोकसभा के महासचिव लोकसभा में साझा करेंगे। इसके साथ ही दोनों सदनों में कई अहम पत्र पेश किए जाएंगे। दोनों ही सदनों में प्रश्नकाल के दौरान अलग अलग मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछे जाएंगे। बांग्लादेश में हिंदू सनातनियों पर किए जा रहे अत्याचार और हिंदू धार्मिक स्थलों पर हो रहे हमलों को लेकर आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने निंदा की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सनातनियों पर हो रहे हमले और अत्याचार को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बांग्लादेश से बातचीत का जल्द समाधान निकालेगी। बघेल ने संभल में हुई हिंसा को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग संभल पर आंसू बहा रहे हैं उन लोगों को बांग्लादेश में सनातनियों पर हो रहे हमले और अत्याचार पर भी बयान देना चाहिए। बांग्लादेश में जो सनातन हिंदुओं, मंदिर, सनातन धर्मावलंबियों और हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसकी मैं निंदा कर रहा हूँ और हमारे वैश्विक स्तर पर इस हमारे एक्सटर्नल अफेयर मंत्री ने इसको गंभीरता से लिया है और निश्चित तौर से वहाँ की सरकार से बात करके इसको रुकवाने के लिए भरसक प्रयास किए जाएंगे। जो पर बहुत ज़्यादा आंसू बहा रहे हैं उनको बांग्लादेश में हिंदुओं पर किए गए अत्याचार के प्रति भी कोई बयान देना चाहिए, जैसे एक बयान मैं दे रहा हूँ और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहिए। मेरठ में पशुधन दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने मेरठ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेरठ जिले में सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, सिंचाई, विद्युत के साथ आस्था, सभ्यता, संस्कृति को संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। सभी अस्पतालों की जाँच की जाएगी। जनता की जान से खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इस बार का कुंभ डिजिटल होगा। सारी धार्मिक और आस्था से जुड़ी सूचनाएं हर नागरिक को मिलेगी। मेरठ जिले में सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पेयजल, सिंचाई, विद्युत, आस्था, सभ्यता, संस्कृति डिजिटल कुंभ होगा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इच्छा के अनुरूप कार्य हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिन रात दौरा कर रहे हैं। माननीय मंत्रियों का एक समूह संपूर्ण देश में वहां के राज्यपाल, वहां के माननीय मुख्यमंत्री और जनप्रतिनिधियों को न्योता देने जा रहा है कुंभ का। मैं हिमाचल प्रदेश में जाऊंगा, मेरे साथ गिरीश यादव एक राज्य मंत्री जाएंगे। तो इस तरीके से संपूर्ण देश में जनता को आने का न्योता देना कुंभ के लिए। तो इस बार का कुंभ अलौकिक होगा, अद्वितीय होगा और बिल्कुल पूरी तरीके से डिजिटल कुंभ होगा। रास्ता बन रहा है गंगा एक्सप्रेस।
महाकुंभ 2025 की भव्यता और दिव्यता को पूरी दुनिया को दिखाने के लिए प्रयागराज जिले में बुधवार को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कुंभ मेला प्राधिकरण प्रयागराज के मेलाधिकारी विजय किरण आनंद और मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के साथ वार्ता की। महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से तीर्थराज प्रयाग की अलौकिकता को देश दुनिया में दिखाया और बताया जाएगा। इस अवसर पर डीडी न्यूज प्रिया कुमार, डीजी दूरदर्शन कंचन प्रसाद, डीजी आकाशवाणी प्रज्ञा पालीवाल और डीजी पीआईबी धीरेन्द्र ओझा सहित सभी अधिकारियों ने महाकुंभ मेला कवरेज पर अपने अपने सुझाव दिए। 2025 में आने वाले महाकुंभ में विदेश और देश के अनेक भागों से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट ने भी काफी तैयारियां की हैं। इस मौके पर प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक मुकेश चंद उपाध्याय ने बताया कि प्रयागराज एयरपोर्ट में मीट एंड ग्रीट योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के शुरू होने से आने वाले तीर्थ यात्रियों को टैक्सी, ऑटो, कुली और सपोर्ट करने वाले लोग उपलब्ध होंगे। ये सभी सुविधाएं पेड होंगी। निर्देशक एयरपोर्ट मुकेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि अभी तक एयरपोर्ट लगभग 5 राज्यों से जुड़ा है और इन राज्यों की विमान सेवा यहां उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हम लोगों का प्रयास है कि प्रयागराज एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुविधा शुरू की जाए। आज से हमारे यहाँ मीट एंड ग्रीट सेवा का संचालन शुरू हुआ है, जिसमें हम आने वाले यात्रियों को एक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रॉली असिस्टेंस, टिकटिंग असिस्टेंस और टैक्सी असिस्टेंस, जो कि पेड व्यवस्था है। बट बाकी जो भी ए क्लास और बी क्लास एयरपोर्ट्स हैं उन पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और अब हमारे प्रयागराज एयरपोर्ट पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो जो वृद्ध हैं या जो नीडी हैं, जिनको इस तरह की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, वो व्यवस्था भी अब आज से हमारे यहाँ इस प्रयागराज एयरपोर्ट पर उपलब्ध है। इसका मूल रूप से कई तरह के लोग मतलब उपयोग करते हैं, जैसे दिव्यांग लोग हैं हमारे, या वृद्ध लोग हैं, या हमारी माताएं हैं जो अकेले सफ़र करती हैं बच्चों के साथ, तो उनको एक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और उसी कड़ी में, मतलब सुविधाओं की कड़ी में, यह एक और मानक हम लोगों ने यहाँ से आज से शुरू किया है और उम्मीद करते हैं कि लोग, आने वाले पैसेंजर इसका लाभ लेंगे और इसका उपयोग करेंगे। नेपाल के जनकपुर में भारत से नेपाल पहुंचे तीर्थयात्रियों के एक समूह ने जनकपुर में विवाह पंचमी उत्सव के दौरान देवी सीता को 105 मीटर लंबी चुन्नी अर्पित की है। हृदय रोग विशेषज्ञों की सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के 76वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में की जा रही है। सम्मेलन का आयोजन उत्तर प्रदेश चैप्टर ऑफ कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया व संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन में खास तौर से युवा हृदय रोग विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सकों से आधुनिक इंटरवेंशन तकनीकों व नई चिकित्सा विधियों के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। हृदय रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य कपूर ने बताया कि हाल के वर्षों में देखा गया है कि 40 वर्ष से कम उम्र के युवा हार्ट अटैक की वजह से असमय मृत्यु हो रही है। इस सम्मेलन में शामिल होने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ब्रिटेन, स्पेन, नेपाल व कई यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि सम्मेलन में प्रतिभाग करने हेतु लखनऊ पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों की एक 76th एनुअल कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस है लखनऊ में। 5 दिसंबर से शुरू होगी, 8 दिसंबर को समाप्त होगी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। बहुत ही अच्छा और रोबस्ट साइंटिफिक प्रोग्राम है और करीब 3,500 डेलीगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और करीब 15-20 इंटरनेशनल कंट्री से भी रिप्रेजेंटेशन है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोपियन सोसाइटी, अफ्रीकन सोसाइटी, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड सोसाइटी, हर जगह से ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमें लगता है कि बड़े गर्व की बात है, यह यूपी में हो रहा है। 30 साल के बाद एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें 3 से 3.5-4 हज़ार कार्डियोलॉजिस्ट पूरे देश से आ रहे हैं और करीब 60-70
विदेशी मेहमान भी आ रहे हैं और कई कार्डियक सोसाइटी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट लोग आ रहे हैं। और ये कॉन्फ्रेंस हमें लगता है उत्तर प्रदेश के लिए एक ग्लोबल अवेयरनेस, हेल्थ इश्यूज़ और कैसे इसको मेडिकल टूरिज़्म को कैसे बढ़ावा मिलेगा, इसके हिसाब से इस प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कॉन्फ्रेंस। तो ये 4 दिन का कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन हमारे लखनऊ के सांसद श्री माननीय राजनाथ सिंह जी, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो इसके मुख्य अतिथि होंगे। तकनीकी के तेजी से आगे बढ़ने के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी विभिन्न उद्योगों में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है। एआई तकनीकी का उपयोग मेडिकल सेक्टर, निर्माण उद्योग और डेटा विश्लेषण जैसे आदि कई सेक्टरों में किया जा रहा है। राजधानी लखनऊ विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव ने कहा कि भारत में एआई तकनीकी के आने से वैज्ञानिक जागरूकता में खासी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि एआई तकनीकी का इस्तेमाल सावधानी और समझदारी से किया जाए तो भारत के विकास को पंख लगने में देरी नहीं लगेगी और हम विकसित भारत के संकल्प को 2047 से पहले ही पूरा कर लेंगे। भारत में एआई के आने से वैज्ञानिक जागरूकता में खासी वृद्धि होगी और इसका एक सीधा कारण यह है कि पहले विज्ञान हमारे जीवन में सीधे सीधे इस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ था जिस तरीके से मोबाइल जुड़ा हुआ है। और मोबाइल और इंटरनेट टेक्नोलॉजी अब हमारे जीवन की आवश्यकता बन गई और एआई का ज़्यादातर इस्तेमाल इन्हीं के माध्यम से हो रहा है। जैसा कि हमेशा हर तकनीक के साथ होता है, भारत में इस तकनीक को लेकर के भी एक तरीके की बेचैनी है, थोड़ी सी उलझन भी है कि पता नहीं क्या होगा। पर अगर एआई तकनीक का इस्तेमाल सावधानी और समझदारी से किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के विकास को, भारत के लोगों की सोच को पंख लग सकते हैं और हम 2047 तक जिस भारत को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में लगे हुए हैं, वो लक्ष्य समय से पहले भी हासिल किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मीडिया है उसका रोल कैसे होता है साइंस कम्युनिकेशन में। तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जिसमें बहुत तरह के लोग हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि साइंस के बारे में चीज़ें पता ही हो। तो हमारा जो मीडिया है वो ब्रिज करता है गैप बिटवीन दी पब्लिक को और हमारी जो साइंटिफिक इनोवेशंस हो रही हैं। अगर हम अपनी जनता को बताएंगे ही नहीं कि हमारे साइंटिफिक डिस्कवरीज क्या हैं या हमारे डेवलपमेंट्स क्या हैं तो वो हमारे को जानेंगे कैसे। इसका हम एग्जांपल अभी ले सकते हैं, जो सुनीता विलियम्स हमारी फेमस एस्ट्रोनॉट जो कि अभी इस समय अंतरिक्ष में है, तो हमें उन्होंने उनके थ्रू मीडिया ने ही हमें बताया कि वो कैसे उनकी ग्रेविटी के एब्सेंस में उनकी बॉडी इफेक्ट कर रही है या वो कैसे कि वहाँ पे फार्मिंग कर रही हैं या एग्रीकल्चर ग्रोथ कैसे हो रही है। तो ये सब चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब मीडिया हमारा जो है हमें चीज़ें बताता है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट तो टच नहीं रहता है कि हम डायरेक्ट किसी भी साइंस इंस्टीट्यूट से या हम डायरेक्ट मतलब पीपल को डायरेक्ट टच नहीं रहता है। तो हमारा जो मीडिया होती है वो एक तरह से हेल्प करती है। एआई बेसिकली हमें बहुत ही ईजी एक्सेस देता है कि हम कहीं भी कंटेंट हमारा एनीवेयर एनी टाइम 24/7 हम एक्सेस कर सकें उसे। बट अगर हम आज की बात करें तो हमारी जो जनरेशन है वो उसको बहुत गलत तरीके से मिसयूज़ कर रही है, क्योंकि वो अपना माइंड यूज़ ही नहीं कर रही है। वो सारा कंटेंट एआई से उठाती है, कॉपी पेस्ट करती है और उससे ईजिली मतलब अगर हम अपने माइंड का यूज़ ही नहीं करेंगे, एआई का ही यूज़ करेंगे तो हमारा दिमाग वैसे भी फंक्शनली हम वर्क नहीं कर रहे हैं। तो हमें एक तरीके से एडवांटेज है कि हम हर चीज़ ईजिली एक्सेस कर पा रहे हैं कंटेंट को, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम डिसएडवांटेजेस ये हैं कि एआई हमें इतना ईजी एक्सेसिबिलिटी दे देता है कि यूजुअली इंसान काम करना ही नहीं चाह रहा, बस ईजिली कंटेंट ले रहा है, उसको यूज़ कर रहा है। और साइंस कम्युनिकेशन अब भारत में इसका अभी बिगनिंग है और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है तो लोगों का जो रुझान है, जो इंटरेस्ट है वो साइंस कम्युनिकेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो हर चीज़ को जानने से पहले उसको उसकी एक ऑथेंटिसिटी चेक करते, उसका प्रूफ चाहते कि ये चीज़ सही है कि नहीं। तो इसके लिए साइंस कम्युनिकेशन ने अपना एक जलवा भारत में बिखेरना शुरू किया है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका पहले से ही अपना एक फील्ड है, अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन भारत में अब ये शुरू हुआ है।
महोबा जिले में एक सड़क हादसे में कार में सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए। कार की तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा घटित हुआ है। दुर्घटना की सूचना पर एसडीएम सीओ सहित कोतवाली पुलिस ने कार में फंसे युवकों को बाहर निकालने में मदद की। सदर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि कार में 7 लोग सवार थे, जिनमें 2 की मौत हो गई है और 1 घायल को परिजन इलाज के लिए झांसी ले गए हैं। 4 अन्य घायलों को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करा दिया गया है, जहां सभी का उपचार किया जा रहा है। आज एक सड़क दुर्घटना में एक कार में सवार 7 लोग थे। उनकी सुगिरा के पास सड़क के किनारे पुल से टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों के स्पॉट पे ही डेथ हो गई है। 4 लोग यहाँ अभी अस्पताल में भर्ती हुए हैं और एक को उनके घर वालों ने वहीं से झांसी इलाज के लिए ले लिया। मऊ रानीपुर से शायद यहाँ आ रहे थे, कुल पहाड़ आ रहे थे। इसमें ज्यादा लोग भुटई और कोटरा के रहे। सूरज साहू सन ऑफ पन्नालाल साहू की बारात में कुल पहाड़ जा रहे थे। एक एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग सिर्फ देखने के लिए रुक गए। उन्होंने देखा कि भाई अपने साथी है, तो लोगों को फिर 108 पे हम लोगों ने कॉल करके कुल पहाड़ में उनको हॉस्पिटल में ले गए, जो कि फिर जिला उधर पे उनकी कंडीशन अच्छी ना होने की वजह से हम लोग जिला चिकित्सालय महुआ पे उनको रेफर करा के ले आए। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना अंतर्गत पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से जहां 5 शातिर अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की, वहीं मौके से काफी मात्रा में हथियार बनाने के सामान एवं जो औजार हैं वो बरामद हुए। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से चोरी की लाइसेंसी बंदूक, 5 तमंचे, 68 जिंदा कारतूस, 69 खोखा कारतूस और 1 मैगजीन, 1 अर्धनिर्मित तमंचा, 2 मोटरसाइकिल और अवैध असलाह बनाने के 73 औजार बरामद किए गए हैं। बड़ी मात्रा में असले बनाने के औजार मिले हैं और साथ ही साथ इनके पास से एक चोरी की गई जो सिंगल बैरल जो गन है, जो जहूर गन फैक्ट्री श्रीनगर से बनी है, वो इनके पास से मिली है। इनके पास में इनकी जानकारी की गई थी, जानकारी मिली कि इन लोगों के द्वारा ऑन डिमांड इस तरह की जो सप्लाई की जा रही थी और जो कबाड़ी के यहाँ से ये सामान परचेज कर रहे थे, जैसे कि बैरल बनाने के लिए जो पाइप वगैरह हैं और बाकी जो सामान है उसको यहाँ पे ये लोग अरेंज करके और जहाँ पे भी लोगों को ज़रूरत होती थी उनको ये लोग बना के इस तरह का जो वेपन है वो काफ़ी दिन से दे रहे थे। इनकी बड़ा गैंग था जो काम कर रहा था और लगातार यहाँ पे जनपद में जो इस तरह की घटनाएं होती है, जो कि एक तरह से जो किसी को गोली मार देना या इस तरह की जो चीज़ें होती है, तो उसमें ये सारे हथियार है इनकी ऑन डिमांड यहाँ पे बिक्री लोग कर रहे थे। एक बड़ी मात्रा में एक अच्छी कार्रवाई पुलिस के द्वारा इसमें की गई है और बड़ी मात्रा में सफलता मिली है। और साथ ही साथ पूर्व में इनके द्वारा कई लोगों को और भी इसमें तमंचे बेचे गए हैं, उसकी जानकारी हम लोग कर रहे हैं। इन सभी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। और अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का। अफगानिस्तान में एड्स की 200 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान में एचआईवी एड्स के लिए 8 उपचार केंद्र और 61 डायग्नोस्टिक सेंटर सक्रिय हैं और पूरे देश में पीड़ित व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मंत्रालय के प्रवक्ता शराफत जमान के अनुसार 1989 से अब तक अफगानिस्तान में एचआईवी के कुल 3700 मामले सामने आए हैं। फिलहाल पूरे देश में इस वायरस से संक्रमित 1400 लोग उपचार प्राप्त कर चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2023 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल अफगानिस्तान की 1% आबादी एचआईवी या एड्स से प्रभावित थी। साल 1998 से हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस गंभीर बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।